हिंदी मृत्यु। दर्द दर्द दर्द। वांग टेन भौहें सिकुड़ते हुए आभासी परिदृश्य से बाहर निकल गया। वह सहज रूप से चिल्लाया। ये बहुत दर्दनाक था। अगर किसी को चूहों ने काट लिया हो तो वह शांत नहीं रह सकता। नरक का मंच भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितने अंक बनाए। वांग टेंग ने दर्द कम होने से पहले काफी देर तक आराम किया। फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। 93 अंक। बुरा नहीं है, ये बहुत कम भी नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग उठ खड़ा हुआ और आभासी कक्ष से नीचे उतर आया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। डेंग बो और अन्य प्रशिक्षकों ने हेड कंट्रोल रूम में एक दूसरे को देखा। यहां तक कि टोंग हू भी हैरान था। उसे यह अविश्वसनीय लगा। वह 2 घंटे तक चला। वह वास्तव में उस भयावह चूहे ज्वार में बहुत लंबे समय तक टिके रहे। ये युवा साथी आश्चर्य से भरा है। टोंग हू ने अपने आप में आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। चलो सब लोग चलते हैं। अगर हम यहाँ और रुके तो छात्र हंगामा मचा देंगे। वे उठकर बाहर चले गए। छात्र छोटे छोटे समूहों में गलियारे के किनारे इकट्ठे हुए थे। वहां शोर था और वे बेहद उत्साहित थे। हो पिंगलियांग और उसके दोस्त वांग टेंग के पास इकट्ठे हुए। उसने उत्सुकता से पूछा, भाई टेंग, आपने कौन सा कठिनाई स्तर चुना है? क्या यह नरक का चरण था? सोंग शुहांग ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सीधे नरक का चरण चुना। वांग टेंग अवाक रह गया। उसे लगा कि किसी ने दुर्वप्न चरण चुनने की हिम्मत भी नहीं की। तो क्या वह अकेला था जिसने नरक का चरण चुना? क्या वह बहुत उग्र था? आपने नरक का मंच चुना। नवंबर LBJNN। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। वे वांग टेंग को ऐसे घूरने लगे जैसे वह कोई अजीब जानवर हो। मुझे ये पता था, बेली किंगफेग ने कहा। लू शू ने कहा, तुम मूर्ख हो, लेकिन मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मुझे मत चिढ़ाओ, तुम नहीं जानते कि मेरी मौत कितनी दुखद थी, वांग टेंग ने दयनीय भाव से कहा। तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरे लोग तुरंत उत्सुक हो गए। मैं चूहों से घिर गया और कई बड़े आकार के चूहों ने मुझे काट काट कर मार डाला। वांग टेंग ने अपनी मौत का विस्तार से वर्णन किया। अरे, ये तो बहुत डरावना है। हो पिंगलियांग और अन्य लोगों ने सहानुभूति से वांग टेंग की ओर देखा। ये पहली बार था जब उसने मृत्यु का अनुभव किया था। इसके अलावा वह इतनी दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह मृत्यु द्वारा नियंत्रित किए जाने का वास्तविक भय था। उनके अनुभव वांग टेंग के अनुभवों की तुलना में फीके पड़ गए। इस समय टोंग हू और अन्य प्रशिक्षक वहां आए। छात्र धीरे धीरे चुप हो गए। सबको कैसा लग रहा है? टोंग हू ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोमांचक, अद्भुत, मजा। सर, क्या हम कुछ और बार खेल सकते हैं? टोंग हू ने जब किसी को ये प्रश्न पूछते सुना तो वह अवाक रह गया। क्या उन्होंने सोचा कि यह एक खेल था? ठीक है, बात करना बंद करो और अपनी परीक्षा का परिणाम देखो। तुम अभी भी खेलने के बारे में कैसे सोच सकते हो? टोंग हू ने गुस्से से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छात्रों ने अजीब ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। वे जानते थे कि वे आभासी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, खासकर इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब उनमें से कई लोग स्टार बीस्ट का सामना कर रहे थे। उनका वास्तविक मुकाबला देखने में बहुत भयानक था। कुछ लोग लड़ाई शुरू होने से पहले ही सभी दिशाओं में भागने लगे और स्टार बीस्ट द्वारा उनका पीछा किया गया। जब छात्रों ने उन्हें पकड़ा तो स्टार बीस्ट ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। अन्य लोग जब इस युद्ध के परिणाम के बारे में सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मैंने अभी अभी देखा, आप में से 36 लोगों ने उन्नत चरण चुना है। केवल 7 लोगों ने दुर्वप्न चरण चुना है और एक व्यक्ति ने नरक चरण चुना है, टोंग हू ने धीरे से कहा। क्या किसी ने नरक मंच चुना है? सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। दुर्वप्न अवस्था और उन्नत अवस्था उनके लिए काफी डरावनी थी। नरक अवस्था कितनी डरावनी होगी? उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग ही वह व्यक्ति था जिसने नरक का मंच चुना। टोंग हू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सभी लोग वांग टेंग की ओर देखने लगे। हालांकि वे दंग रह गए, लेकिन उन्हें ये बात उचित भी लगी। जैसी कि उम्मीद थी, ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे। चेन यांग, जो वांग टेंग को चुनौती देना चाहता था, उदास भाव से भीड़ के बीच खड़ा था। वांग टेंग उसे हर समय क्यों नीचे धकेल रहा था? उन्होंने दुर्वप्न मंच चुना, लेकिन वांग टेंग ने उनसे अधिक ऊंचा मंच चुना। प्रशिक्षक, वांग टेंग ने कितने अंक प्राप्त किए?
वह पूछे बिना नहीं रह सका। चेन यांग का प्रश्न सुनकर अन्य छात्र उत्सुक हो गए। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर वह नरक का चरण भी चुनता है तो भी उसे उच्च अंक नहीं मिलेंगे, शायद 60 या 70, या असफल। वांग टेंग ने चेन यांग की तरफ देखा और चुपके से अपना सिर हिलाया। यह आदमी हर जगह था। वह बहुत परेशान करने वाला था। यह देखना कठिन नहीं था कि चेन यांग के मन में क्या छिपा था। उसे शायद लगा होगा कि उसके प्रदर्शन के कारण उसे कम अंक मिलेंगे। खैर, चेन यांग को वह नहीं मिलने वाला था जो वह चाहता था। 93, तोंग हू ने उत्तर दिया। सब लोग। चेन यांग अचंभित रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वार, यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह नरक अवस्था में इतना उच्च स्कोर प्राप्त करने में सक्षम था। आखिर वांग टेंग ने ऐसा कैसे किया? प्रधान जी, हमारा क्या? हमारा रिजल्ट कैसा है? किसी ने पूछा। तोंग हू ने अपना सिर हिलाया। 90 अंक पाने के बारे में सोचना भी मत। बहुत कम लोग हैं जिन्हें 80 या उससे ज्यादा अंक मिले हैं। आप में से ज्यादातर ने 80 से कम अंक प्राप्त किए हैं और कुछ तो फेल भी हो गए हैं। मैं एक एक करके नतीजे घोषित नहीं करूंगा। आपके प्रशिक्षक बाद में आपके पाठ के दौरान आपके नतीजों को देखेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह सीधे चले गए। तोंग हू के जाने के बाद प्रशिक्षकों ने छात्रों को नीचे बुलाया और उन्हें छुट्टी दे दी। वापस आते समय भी सभी लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। वांग टेंग हो पिंगलियांग और उसके दोस्तों से अलग होकर सीधे डैन ताइक्सुआन के घर गया। तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? डैन ताइक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा। डैन ताइक्सुआन वांग टेंग का मार्गदर्शन करने के लिए स्कूल में ही रह रहे थे। आमतौर पर वे रात 8 बजे के बाद मिलते थे। वांग टेंग को शाम को शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती देनी थी। वह पहले ही शीर्ष 48 छात्रों में पहुंच चुका था। उसे अभी तक कोई हार नहीं मिली थी। बेशक जब वह छुट्टी के बाद वापस आया तो उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने सार्वजनिक रूप से दूसरे पक्ष को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय उसने लड़ाई के माध्यम से एक दूसरे से सीखने के विचार से निजी तौर पर उनके साथ द्वंद्व युद्ध किया। इस तरह उसे झूगे श्याओलियान के साथ अपना सहयोग रोकना पड़ा। वे बहुत ज्यादा जंगली होने की हिम्मत नहीं कर पाए। यह अफसोस की बात होगी अगर वे स्कूल का ध्यान आकर्षित कर लें और खाली हाथ लौटें। उन्होंने एक दूसरे से चर्चा की और फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। तभी वांग टेंग ने शीर्ष 3 छात्रों को चुनौती दी। वांग टेंग डैन ताइक्सुआन के घर में गए और पूछा, प्रिंसिपल, आप हमारे पास मौजूद वर्चुअल चैम्बर्स के बारे में जानते हैं, है ना? ओह, तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है? डैन ताइक्सुआन ने आश्चर्य से पूछा। वांग टेंग ने जवाब दिया, हमने अपने आकलन के लिए आभासी लड़ाकू कक्षों का उपयोग किया। कैसा है? आपने कौन सी कठिनाई चुनी? दुष्वप्न चरण, डैन ताइक्सुआन ने पूछा। नरक मंच, वांग टेंग ने हताशा में कहा। क्या डैन ताइक्सुआन ने सोचा कि उसे भी दुष्वप्न मंच चुनना चाहिए था? हाँ, आपके हाव भाव देखकर लगता है कि आपकी मौत बहुत भयानक रही होगी। डैन ताइक्सुआन उसकी दुर्दशा पर हंसा। क्या अपने शिष्य को असफलता का सामना करते देखना हास्यास्पद है? वांग टेंग अवाक रह गया। तुम्हारा हाव भाव बहुत मजेदार है। तुम वाकई पहली बार में ही नरक का मंच चुनने के लिए बहुत साहसी हो। डैन ताइक्सुआन ने पूछा, तुम्हारा स्कोर क्या है? 93। बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि हाल ही में लिया गया प्रशिक्षण उपयोगी था। डैन ताइक्सुआन थोड़ा चौंका। 252। डैन ताइक्सुआन बाएं। मास्टर, क्या हम सामान्य समय के दौरान आभासी कक्ष का उपयोग कर सकते हैं? वांग टेंग ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। मुझे पता था कि तुम बिना किसी कारण के मेरे पास नहीं आओगे और मुझे ढूंढोगे। डैन ताइक्सुआन ने अपनी आंखों के कोने से उसे घूरा। उसने आगे कहा, बेशक उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल के शीर्ष 10 छात्रों को उनका उपयोग करने का अधिकार है। मुझे इस नियम के बारे में पता नहीं था। वांग टेंग दंग रह गया। आपको क्या लगता है कि हर कोई रैंक में ऊपर चढ़ने के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? रैंक सिर्फ एक खोखलापन नहीं है, इसके अनुरूप लाभ भी हैं, डैन ताइक्सुआन ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। पिछले दरवाजे से जाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि आपकी योग्यता के साथ आपको शीर्ष 10 में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप आभासी कक्षों का उपयोग करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचे।
डैन ताइक्सुआन ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, मैं जल्द ही जिंगबू महाद्वीप जा रहा हूँ। मैं इस बार पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। वहाँ मुझे कई काम संभालने हैं। तुम जा रहे हो? वांग टेन चौंक गया। डैन ताइक्सुआन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मैं जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता? यह असंभव है। मैं एक ऐसा शिष्य हूँ जिसकी कोई भावना नहीं है, वांग टेन ने कहा। टकराना। डैन ताइक्सुआन ने उसे जोरदार मुक्का मारा। उसने उस पर आंखें घुमाई और कहा, ठीक से बोलो। ओह! वांग टेंग ने अपना सिर रगड़ा और तुरंत आज्ञाकारी बन गया। मैंने तुमसे कहा था कि हर किसी का अपना रास्ता होता है। मैं तुम्हारे रास्ते में बहुत ज्यादा दखल नहीं दूंगा। तुम कितनी दूर तक जाओगे ये तुम पर निर्भर करता है। डैन ताइक्सुआन अपनी पीठ उसकी ओर करके खड़ी हो गई। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने दिल के सच्चे रहोगे और मुझे निराश नहीं करोगे। हाँ, वांग टेंग ने ईमानदारी से सिर हिलाया और जवाब दिया। वह शायद ही कभी इतनी गंभीर होती थी। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको परेशान करता है तो आप मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसे पीटूंगा, डैन ताइक्सुआन ने उग्रता से कहा। वांग टेंग भावुक हो गया। यद्यपि वह केवल कुछ समय के लिए ही उसकी गुरु रही थी, यद्यपि शुरुआत में परीक्षण ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया था, डैन ताइक्सुआन उसे एक गुरु के रूप में सिखा रही थी और मार्गदर्शन कर रही थी, पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। ये पहली बार था कि उसका कोई शिष्य था, इसलिए उसकी शिक्षण पद्धति थोड़ी कठोर रही होगी और वह हमेशा घायल हो जाता था। लेकिन संभवतः इसी तरह उसके मालिक ने उससे प्यार जताया था। ये सही है, ये समझ में आता है। उसे याद है कि वह उसे न्याय दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्रिम्सन टाइगर ट्रूप के पास लेकर आई थी। उसने अकेले ही पूरी टुकड़ी का सामना किया और चीफ कमांडर को कोई मुंह नहीं दिखाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पीटा। कौन सा गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसा करेगा? ठीक है, बस इतना ही। हमारे जैसे मार्शल योद्धाओं की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। अलगाव एक आम बात है। रात के आसमान के नीचे डैन ताइक्सुआन ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। वह स्वाभाविक और बेबाक लग रही थी। वापस जाओ, मुझे भी जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना। वांग टेंग उठ खड़ी हुई और अपने घर से निकलने से पहले डैन ताइक्सुआन को गौर से देखा। उसके पीछे घर में अंधेरा छा गया और एक रोशनी की किरण आसमान में चमकी। उड़ते हुए वह इंद्रधनुष में बदल गई। वांग टेंग थोड़ा भावुक हो गया। वह उसे उतनी आसानी से जाने नहीं दे पा रहा था जितनी कि वह। मुझे लगता है कि उसे अपना स्वामी मानने के कारण मुझे अभी भी उसे भोजन देना बाकी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने मन ही मन सोचा। वह खेती में व्यस्त था, इसलिए उसे फोर्स शेफ की विशेषताएं सीखने का मौका नहीं मिला। उसे अब ये बात याद आए। अगली बार जब वह डैन ताइक्सुआन को देखेगा तो उसे अपने फोर्स शेफ कौशल को बढ़ाना होगा। मैं वांग टेंग हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। NOWELLBEIN.com। सप्ताहांत में प्रातः 8 बजे 5 संकायों के नए प्रशिक्षक और प्रमुख प्रशासनिक भवन के एक बैठक कक्ष में एकत्र हुए। विभिन्न संकायों से मूल्यांकन के परिणाम आ जाने चाहिए, है न? परिणाम कैसा है? पेंग युवानशान ने चारों ओर नजर घुमाते हुए पूछा। 5 संकायों के प्रमुखों ने क्रमशः बोलना शुरू किया। छात्रों का ये बैच अन्य बैचों की तुलना में बुरा नहीं है। ये सही है। उनके परिणाम अन्य बैचों के पहले मूल्यांकन से बेहतर हैं। यहाँ बहुत से संभावित छात्र हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से तैयार करें तो वे भविष्य में समाज का आधार बनेंगे। ये प्रमुख जो शब्द कह रहे थे वे उनसे भिन्न थे जो प्रशिक्षकों ने छात्रों से कहे थे। यदि विद्यार्थियों को पता चले कि प्रधानाचार्यों ने वास्तव में उन्हें मान्यता दी है तो वे खुशी से रो पड़ेंगे। शायद जैसा कि अपेक्षित था, जब प्रशिक्षकों ने कहा कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्रों में सबसे खराब समूह हो, तो वे अधिकतर झूठ बोल रहे थे। हालांकि एक दिलचस्प बात है। रून संकाय के प्रमुख C2 जून अचानक मुस्कुराए। क्या संयोग है? मेरे पास भी एक दिलचस्प खबर है, लोहारी संकाय के प्रमुख ओ चांगसोग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह! C2 जून ने आश्चर्य से ओ चांगसोग की ओर देखा। डैन संकाय के प्रमुख कुई हिंग ने अपनी भौहें उठाईं। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। युद्ध विभाग और कमान विभाग के प्रमुख टोन हु और सू जिंग हैरान थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि दूसरे प्रमुख क्या पहेली खेल रहे हैं। क्या तुम सीधे बात नहीं कर सकते? लोगों को सस्पेंस में रखना बहुत मजेदार है। टोन हु ने उनसे आग्रह किया।
वह एक अधीर व्यक्ति था। यह असभ्य आदमी। सीटू जुन और ओ चांगसोग ने एक दूसरे को देखा। ओ चांगसोग ने "आप पहले बोल सकते हैं" का संकेत दिया। सीटू जुन ने आमंत्रण स्वीकार किया और कहा, इसके बारे में सोचो, ये युद्ध कौशल से संबंधित है। किसी कारणवश चोंगहू को बुरा लग रहा था। आप सभी को युद्ध संकाय से वांग टेन को जानना चाहिए, है ना? सीटू जुन ने बोलने के बाद सभी के भावों पर नजर डाली। चोंगहू और सू जिंग ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। दूसरी ओर ओ चांगसोग और कुई हिंग स्तब्ध थे। वो फिर किस मुसीबत में पड़ गया? चोंगहू ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसने ऐसा नहीं किया। वैसे क्या आपको याद है कि कैसे वह साल की शुरुआत में सभी 5 संकायों का चयन करना चाहता था, लेकिन हमने उसे रोक दिया था? अब ऐसा लगता है कि हमने उसे गलत समझा था, सीटू जुन ने कहा। उसका गलत अनुमान लगाया। चोंगहू और सू जिंग हैरान थे। वांग टेंग ने ऐसा क्या किया कि सीटू जुन ने ऐसा कहा? ऐसा लगता है कि हेड सीटू भी हमारी तरह ही बात कहना चाहते हैं। ओ चांगसोग और कुई हिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है? अब सीटू जुन के अचंभित होने की बारी थी। ये सही है। वांग टेंग के परिणाम पर एक नजर डालें। उन दोनों ने वांग टेंग के कागजात निकाले, जबकि ओ चांगसोग ने एक काली धातु निकाली। ये 100 गड़ा हुआ काला लोहा था। सीटू जुन ने भी अपना पेपर निकाला और सभी को दिखाने के लिए उसे चारों ओर घुमाया। कुछ मिनट बाद वांग टेंग का परिणाम देखने के बाद पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया। कितनी प्रतिभा! वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर वह अपने रास्ते पर चलता रहा तो उसका अंत कहाँ होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं पहले कभी सामने नहीं आई थीं। अगर कुछ प्रतिभावान लोग माइनर विषय भी ले पाते हैं, तो वे अधिकतम एक विषय में ही माइनर विषय ले सकते हैं। उनके पास इससे अधिक विषय लेने का समय नहीं होता। टैप टैप टैप। इस समय थपथपाने की एक श्रृंखला सुनाई दी। पेंग युवानशान अपनी उंगलियां मेज पर पटक रहा था। दूसरे हाथ से उसने अपना माथा रगड़ा जैसे उसे सिरदर्द हो रहा हो। पेंग युवानशान ने कहा, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय साझा करें। मुझे लगता है कि हमें वांग टेंग की प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सीटू जुन की आंखों में अभी भी आश्चर्य था। बोलने से पहले वह झिझका। ये सही है। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह उसका नुकसान होगा और हमारे हुआंगहाई का भी नुकसान होगा। ओ चांगसोग ने सहमति जताई। अगर हम उसकी प्रतिभा को निखार नहीं पाते तो ये परमेश्वर के अच्छे उपहारों की बर्बादी होगी। कुई हिंग की भी यही राय थी। बकवास। फोर्स शेफ मास्टर्स उपलब्धि अनलॉक हुई। चोंगहू गुस्से से भड़क उठा और उसने दूसरे सिरों को घूर कर देखा। उसका गंजा सिर एक क्रोधित गंजे बाघ की तरह चमक रहा था। अन्य प्रमुखों को अजीब महसूस हुआ। उनके मन में कमोबेश कुछ स्वार्थी विचार थे, इसलिए जब चोंगहू ने उन पर इस तरह से नजर डाली तो उन्हें थोड़ा दोषी महसूस हुआ। चोंगहू, बैठ जाओ। सौभाग्य से पेंग युवानशान ने इस समय अपना मुंह खोला। रुको अध्यक्ष महोदय, वे वांग टेंग को अपने संकाय में खींचना चाहते हैं। आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा होना चाहिए कि वांग टेंग अपने युद्ध कौशल में कितने प्रतिभाशाली हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है। चोंगहू ने उत्तेजित होकर कहा। मैं समझ गया। पहले बैठ जाओ। पेंग युवानशान ने उसे सांत्वना दी। चोंगहू बस बैठ ही गया, लेकिन उसने फिर भी सीटू जुन और दूसरों पर जोर से नाकभान सिकोड़कर अपनी नाखुशी जाहिर की। राष्ट्रपति जी, हमारे अपने स्वार्थी इरादे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रतिभाओं की कद्र करते हैं। अगर हम उनकी प्रतिभा को बर्बाद कर दें तो ये दुख की बात होगी, सीटू जुन ने कहा। ये सही है। वांग टेंग की प्रतिभा आपकी कल्पना से परे है। उन्होंने केवल किनारे पर बैठकर सबक देखा और शायद कौशल सीखने में ज्यादा समय नहीं लगाया। हालांकि वह इस स्थिति तक पहुंचने में सक्षम थे। अगर वह अधिक समय और प्रयास लगाने में सक्षम है तो उनकी उपलब्धियां अतुलनीय होंगी, कुई हिंग ने कहा। ओ चांगसोग के शब्द मन को झकझोर देने वाले थे। 10 साल से भी कम समय में वह निश्चित रूप से ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच जाएगा। वह शायद कीमिया, रून और लोहारी में भी ग्रैंडमास्टर बन जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रिपल ग्रैंडमास्टर के बारे में सोचने की? चोंगहू ने उपहास किया। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि ओ चांगसोग अपने दांव बढ़ाने के लिए शेखी बघार रहा था। क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे नहीं समझ सकता? क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? सीटू जुन और कुई हिंग को भी यह अविश्वसनीय लगा। हालांकि वे ऐसे समय में उसका पर्दाफाश नहीं करेंगे। बूढ़े ओ, ये थोड़ा ज्यादा है। पेंग युवानशान ने उसकी ओर देखा और कहा।
बिल्कुल नहीं राष्ट्रपति जी, अगर आप वांग टेन को हमारे पास प्रशिक्षण के लिए सौंपने को तैयार हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 साल के भीतर आपको कीमिया, रून और लोहारी में 3 महारत हासिल हो जाएगी। ओ चांगसोग ने हंसते हुए कहा। कमाल है, तो तुम्हारा यही इरादा था। राष्ट्रपति जी, उसकी बात मत सुनो, वह सिर्फ शेखी बघार रहा है, टोनहू चिल्लाया। टोनहू, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं शेखी बघार रहा हूँ। ओ चांगसोग की बात पूरी होने से पहले ही टोनहू ने उपहास किया। मैं तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाऊंगा, केवल एक मूर्ख ही तुम्हारे साथ शर्त लगाएगा। हा हा हा। सू जिंग, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, जोर से हंस पड़ी। बूढ़े ओ टोनहू को धोखा देने के बारे में मत सोचो, वह एक धूर्त आदमी है। सीटू जुन और कुई हिंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। पेंग युवानशान जोर से हंसा। उसने हाथ हिलाया और कहा, बहस बंद करो, चलो वर्तमान स्थिति को बनाए रखें। आप उसे गुप्त रूप से देख सकते हैं और जब जरूरत हो तो उस पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। अब उसके लिए युद्ध साधना पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। तीनों सिरों को ये दुर्भाग्यपूर्ण लगा। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे। टोंगहू ने राहत की सांस ली। उसने उन तीनों को गर्व से देखा। पेंग युवानशान ने पूछा, कितने लोग मार्शल योद्धा नहीं बने हैं? युद्ध संकाय से 8, कमान फैकल्टी से 6, रून संकाय से 5, डैन संकाय से 5, 2 लोहारी संकाय से। प्रमुखों ने वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। पेंग युवानशान ने सिर हिलाया। प्रशिक्षकों को इन छात्रों के साथ आगे बढ़ने दें। सुनिश्चित करें कि सभी छात्र जल्द से जल्द मार्शल योद्धा बन जाएं। उसके बाद हम छात्रों को मिशन पर जाने के लिए संगठित कर सकते हैं। आप ग्रीनहाउस में भयंकर जानवरों को तैयार नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। विदा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राष्ट्रपति के जाने के बाद प्रमुखों ने अपने प्रशिक्षकों को इकट्ठा किया और एक छोटी बैठक की। प्रमुखों ने चुपके से अपने प्रशिक्षकों को याद दिलाया कि वे वांग टेंग पर ज्यादा ध्यान दें। अगर उसकी पढ़ाई में कोई सवाल है तो वे उसे यथासंभव हल करें। युद्ध संकाय बैठक में टोनहू ने अपने प्रशिक्षकों से कहा, आपको वांग टेंग पर कड़ी नजर रखनी होगी। दूसरों को उसे दूर न ले जाने दें। उसे सचमुच डर था कि अन्य संकाय उसे छीन लेंगे। हालांकि प्रशिक्षकों ने उनसे सहमति जताई और उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। कमान संकाय। सू जिन को थोड़ी निराशा हुई। उसने अपने बगल में बैठे प्रशिक्षक से पूछा, क्या वांग टेंग हमारे कमान फैकल्टी में कोई पाठ देखने आया था? हाँ, उन्होंने ऐसा किया, प्रशिक्षकों में से एक ने उत्तर दिया। उसने हमारे कमान फैकल्टी का टेस्ट क्यों नहीं लिया? सू जिन ने भौहें सिकोड़ी। वह आया, लेकिन ये देखकर चला गया कि हम परीक्षा दे रहे हैं। मैंने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह हमारा छात्र नहीं है। प्रशिक्षक को सब कुछ संक्षेप में बताना मुश्किल लगा। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग अन्य संकायों में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का इतना प्रतिभाशाली होगा। सू जिन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। हालांकि आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। उसकी कमान प्रतिभा दूसरे छात्रों से कम नहीं होनी चाहिए। गंभीरता से प्रशिक्षक हिचकिचाए। कौन जानता है, क्या तुमने पहले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसके पास युद्ध, दान, रून और लोहारी की प्रतिभाएं हो? सू जिन ने पूछा। प्रशिक्षक के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने वांग टेंग के प्रदर्शन के बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह संभव हो सकता है। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि 5 प्रमुखों के साथ साथ पूरे स्कूल के सभी प्रशिक्षकों द्वारा उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा था। इस समय वह स्कूल के कैफेटेरिया में घुस रहा था। चूंकि दोपहर के भोजन का समय हो चुका था, रसोईघर में हलचल मची हुई थी। बर्तन और कड़ाही हर जगह उड़ रहे थे। सब्जियां काटने, बर्तन तलने और मांस कूटने की आवाजें एक साथ मिलकर एक सुखद शोर में बदल गईं। सभी फोर्स शेफ मास्टर्स अपने स्पैटुला को ऐसे घुमा रहे थे जैसे कोई तलवारबाज अपनी तलवार लहरा रहा हो। उनके खाना पकाने के तरीके बहुत ही शानदार लग रहे थे। आग की लपटों के ऊपर बर्तन उछल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सीजीआई के जरिए स्पेशल इफेक्ट जोड़े गए हों। यह असाधारण रूप से शानदार लग रहा था। हालांकि ये फोर्स शेफ मास्टर सभी मोटे थे। एक नजर में उनमें से कोई भी 100 किलो से कम नहीं था। स्कूल के कैफेटेरिया की रसोई एक मोटे की दुनिया थी।
क्या ये वह कीमत थी जो उसे फोर्स शेफ मास्टर बनने के लिए चुकानी पड़ी? वांग टेंग डर से कांप उठा। ये बहुत डरावना था। वांग टेंग दुविधा में था क्योंकि वह फोर्स शेफ मास्टर्स को घूर रहा था। वे छोटे पहाड़ी बंस की तरह दिख रहे थे। उनके शरीर पर चर्बी हर हरकत के साथ हिल रही थी। ये लय से भरा था। उनकी चपलता उनके आंकड़ों से मेल नहीं खाती थी। इस वजह से वांग टेंग को जिक्सन मार्शल हाउस के एक मोटे आदमी की याद आ गई। उसे उसकी याद आ रही थी। रसोईघर के फर्श पर बहुत सारे विशेष बुलबुले गिरे हुए थे। साथ ही जब ये मोटे लोग अपनी पाककला का प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके शरीर से विभिन्न प्रकार के बुलबुले निकल रहे थे। चुनना या नहीं? वांग टेंग ने दांत पीसते हुए कहा, उठाओ। फोर्स शेफ तारांकन 3, फोर्स शेफ तारांकन 2, फोर्स शेफ तारांकन 5। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके विशेषता वाले बुलबुले को दूर खींच लिया और उन्हें उठा लिया। ध्यान रखें, गुणों को अपनाना एक प्रकार की खुशी थी। वह खुशी जिसे दूसरे लोग समझ नहीं सकते। वांग टेंग एक पल पहले भले ही हिचकिचा रहा था, लेकिन एक बार जब उसने उन्हें उठा लिया तो वह रुक नहीं सका। वह एक नशेड़ी की तरह था। फोर्स शेफ 25/500 अच्छी तरह से वाकिफ। कुछ ही क्षणों में वांग टेंग का बल शेफ मास्टर विशेषता अच्छी तरह से वाकिफ मंच पर आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में अचानक से कई पाक कला के हुनर उभर आए और अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगीं। अपरिचित हुनर धीरे धीरे उसके दिमाग में घर कर गया। वांग टेंग अंततः एक नौसिखिया शेफ नहीं था जो केवल इंस्टेंट नूडल्स और टमाटर फ्राइड अंडे बनाना ही जानता था। मास्टर डू आ रहे हैं। वो फिर से अपना हुनर दिखाने वाले हैं। एक मोटा आदमी अचानक चिल्लाया। उसका लहजा बहुत खास था। जाओ जाओ, चलो चलकर देखते हैं। हालांकि बाकी लोग इसके आदी थे। कुछ शेफ जो अपना काम निपटा चुके थे तुरंत एक दिशा में इकट्ठा हो गए। जो लोग अभी भी काम कर रहे थे वे रसोईघर से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे परेशान महसूस कर रहे थे। मास्टर डू, जिसे मास्टर कहा जा सकता है, उसे फोर्स शेफ मास्टर होना चाहिए। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसने सभी की नजरों से बचते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगाई और चुपके से उनका पीछा किया। यह एक खास रसोई थी। एक मोटा आदमी, सच में यहाँ एक मोटा आदमी था। हालांकि वांग टेंग ने इस मोटे आदमी को पहचान लिया। ये वही था जिसने डैन ताइक्सुआन को उसका खाना भेजा था। वह अपने खास रसोईघर में अपने औजार और सामग्री तैयार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह खाना बनाना शुरू करने वाला था। मोटे लोगों का झुंड एक दूसरे के ऊपर दरवाजे पर दबा हुआ था। उन्होंने कमरे के अंदर देखने के लिए अपनी आंखें खोली। ये छवि देखने में काफी आश्चर्यजनक थी। मास्टर डू ने उन्हें भगाया नहीं बल्कि दरवाजे से देखने दिया। ये स्पष्ट था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब वांग टेंग ने देखा कि मास्टर डू कोई परिचित व्यक्ति है तो उसने अब छिपने की योजना नहीं बनाई। वह मोटे लोगों के ढेर के पीछे चला गया, ये पहचानने में असमर्थ कि कौन कौन है। उसने एक मोटे व्यक्ति के कंधे को थपथपाया और धीमी आवाज में पूछा, मिस्टर, क्या आप जानते हैं कि मास्टर डू आज क्या बना रहे हैं? मोटे आदमी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी खड़ा है। उसने तुरंत उसे घूर कर देखा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है? तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो तुम्हें एक छात्र होना चाहिए, है ना? खाना बनाने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी करो और निकल जाओ। वांग टेंग के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस मोटे आदमी को उसने बेतरतीब ढंग से चुना था उसका उच्चारण इतना खास होगा। क्या यही भाग्य था? नहीं, ये तो घातक आकर्षण होगा। मैं मास्टर डू का दोस्त हूँ। मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ। वांग टेंग की पुतलियां हिल गईं। मास्टर डू का दोस्त, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं उससे बाद में पूछूंगा, मोटे ने कहा। चिंता मत करो, मास्टर डू खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या तुम नहीं देखोगे? वांग टेंग ने जल्दी से विषय बदल दिया। एक मोटे व्यक्ति से बात करना थका देने वाला था। ओह हाँ, मैं तो तुम्हारे कारण लगभग विचलित हो गया था। मोटे ने अपना सिर थपथपाया और जल्दी से अपना चेहरा घुमाकर रसोई की ओर देखने लगा। वांग टेंग, क्या यह मेरी गलती है? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने मोटे आदमी से और कुछ नहीं पूछा और धैर्यपूर्वक मास्टर डू के पकवान बनाने का इंतजार करने लगा। उसे पता होगा कि वह उस समय क्या बना रहा है। वह बारबेक्यू मीट बना रहा है।
वांग टेंग ने मास्टर डू के कार्यों को देखा और उसे प्रेरणा मिली। उसने अभी अभी कुछ फोर्स शेफ विशेषताएं सीखी हैं, इसलिए वह अब नौसिखिया नहीं रहा। वह समझ सकता था कि मास्टर डू क्या कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ईमानदारी से कहें तो साधारण फोर्स शेफ की तुलना में फोर्स शेफ मास्टर के चाकू कौशल और खाना पकाने के कौशल अधिक अद्वितीय, विस्तृत और योग्य थे। इसी समय उसके शरीर से बड़े बड़े बुलबुले गिरते रहे। फोर्स शेफ तारांकन 15, फोर्स शेफ तारांकन 18। वांग टेंग की फोर्स शेफ विशेषता बढ़ती गई, साथ ही फोर्स शेफ के बारे में उनकी समझ भी गहरी होती गई। फोर्स शेफ की विशेषता में कई अलग अलग चीजें शामिल थीं। चाकू का कौशल, सामग्री, साइड डिश, गर्म करने की डिग्री, साथ ही ऐसे घटक जो सामान्य शेफ से अलग थे जैसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का संयोजन और फोर्स का उपयोग। फोर्स शेफ बनना आसान नहीं था। मास्टर डू द्वारा बारबेक्यू किया हुआ मांस समाप्त करने के बाद वांग टेंग ने फोर्स शेफ विशेषताओं के 62 अंक एकत्र किए थे। ऐसा लग रहा था कि मास्टर डू कोई और व्यंजन नहीं बनाने जा रहे थे, इसलिए वांग टेंग तुरंत चले गए। उन्होंने फोर्स शेफ द्वारा बाहर जाने से पहले गिराए गए गुणों को भी उठाया। ये फोर्स शेफ गुणों के 58 अंक थे। फोर्स शेफ 145/500 अच्छी तरह से वाकिफ। मास्टर डू कोई देख रहा था। मोटा आदमी वांग टेंग के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वांग टेंग पहले ही जा चुका था। अगले कुछ दिनों तक वांग टेंग भोजन के समय चुपके से रसोईघर में घुस जाता और खाने की चीजें उठाता। सुधार बहुत अच्छा था। फोर्स शेफ 5/2000 मास्टर। किसने सोचा होगा कि वांग टेंग कुछ ही दिनों में एक नौसिखिया से एक फोर्स शेफ मास्टर में बदल जाएगा। उसने कई उस्तादों की रेसिपी भी चुरा ली थी। ज्ञान के साथ वह अब डरपोक नहीं रहा। जब वह अगली बार डैन ताइक्सुआन से मिला तो उसने सुनिश्चित किया कि वह उसके पाक कौशल को कमतर न आके। इस समय वांग टेंग हो पिंगलियांग और उसके दोस्तों के साथ अपनी कक्षा में जा रहा था। दोपहर में उनका एक वास्तविक युद्ध पाठ था। वांग टेंग लंबे समय से कक्षाओं में नहीं आया था। वह या तो अन्य संकायों में जाता था या विशेषताओं को सीखने के लिए वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन में जाता था। यदि वह गायब होता रहा तो प्रशिक्षक क्रोध से पागल हो जाएंगे। हो पिंगलियांग और उसके दोस्तों ने उसे बताया कि प्रशिक्षकों को लगा कि उसने उनके साथ विश्वासघात किया है और इसलिए वह अन्य संकायों में चला गया है। जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो किसी ने चिल्लाया, चेन यांग, 1 महीना बीत चुका है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वांग टेंग को चुनौती देना चाहते हो? चेन यांग का चेहरा फिर हरा हो गया। 1 महीने पहले उसने सोचा था कि वह स्कूल और अपने परिवार के संसाधनों की मदद से 2 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बन पाएगा। फिर वह बड़ी उपलब्धि के चरण तक एक बल युद्ध तकनीक का अभ्यास करेगा। इन सब के बाद उसे वांग टेंग को हराने का आत्मविश्वास मिलेगा। हालांकि 1 महीना बीत चुका था, फिर भी वह अभी भी 1 स्टार सैनिक स्तर पर अटका हुआ था। उसकी बल युद्ध तकनीक अभी भी केवल नींव के स्तर पर थी। वह छोटी उपलब्धि के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था, बड़ी उपलब्धि तो दूर की बात थी। लानत है, इस क्षमता के साथ वह वांग टेंग से कैसे लड़ सकता था? ये पिटाई के लिए कहने के समान था। इसलिए जब पिछले कुछ दिनों से उसे वांग टेंग नहीं दिखा तो वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वह इस मुसीबत से बच गया है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सभी लोग इस बारे में भूल जाएंगे। फिर भी वांग टेंग आ जाए। इसके अलावा किसी कमीने को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह परेशानी खड़ी कर सकता है और वांग टेंग के आते ही उसने इस मामले को उजागर कर दिया। इससे वह असहज हो गया। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ और वह मुश्किल स्थिति में था। उसने अपना सिर अकड़कर घुमाया और संयोग से उसकी नजर वांग टेंग से मिल गई। चेन यांग, हम मैदान में कब जा रहे हैं? मैं तैयार हूँ। वांग टेंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। नोव एल बी जे एन एन। खांसी खांसी। चेन यांग ने खांसने का नाटक किया। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था और उसे अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत कमजोर होने का नाटक किया और मुस्कुराया। वास्तव में मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन हाल ही में मुझे अपनी साधना में कुछ समस्याएं हुई थी और मुझे कुछ आंतरिक चोट लगी थी। मुझे पता है कि तुम दूसरे लोगों का फायदा उठाना पसंद नहीं करते। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता और फिर हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। वास्तव में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वांग टेंग ने शांति से कहा। फक। चेन यांग के होंठ बेकाबू होकर फड़कने लगे। उसने शर्मिंदगी से कहा, तुम्हें मजाक करना पसंद है।
हा हा हा, बिल्कुल। वांग टेंग अचानक हंस पड़ा। फिर वह जानबूझकर एक पल के लिए रुका और चेन यांग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। हा हा। चेन यांग अजीब तरह से हंसा। उसका तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गया। तस्क टिल्ड कक्षा के छात्रों ने चेन यांग को घृणा से देखा। चेन यांग को बहुत अजीब लग रहा था। सौभाग्य से पाठ शुरू होने की घंटी बज गई, जिससे उसे इस मुश्किल से बचा लिया गया। वास्तविक युद्ध प्रशिक्षक ने ठीक समय पर कक्षा में प्रवेश किया। उसने चारों ओर नजर घुमाए और वांग टेंग को देखा। उसकी नजर कुछ देर के लिए वांग टेंग पर रुकी रही, फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, मेरे पीछे स्टेडियम में आओ। हमें आज कुछ घोषणा करनी है। छात्र हैरान थे। वे अपने प्रशिक्षक के साथ स्टेडियम में गए और देखा कि अन्य कक्षाएं भी वहां थीं। 5 संकायों के प्रमुख सामने खड़े थे। 254 एक पौराणिक योद्धा का नेतृत्व। जब सभी नए खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्र हुए तो टोनहू आगे बढ़े और कहा, हमने सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि हम एक घोषणा करना चाहते हैं। स्कूल शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग बहुत पहले ही मार्शल वॉरियर्स बन गए थे, जबकि कुछ को थोड़ा ज्यादा समय लगा। हालांकि पिछले हफ्ते आखिरी नया छात्र भी मार्शल वॉरियर्स बन गया। इस प्रकार हम वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। मार्शल योद्धा, विशेषकर हमारी सैन्य अकादमी के मार्शल योद्धा, वास्तविक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप वास्तविक युद्ध को नहीं समझते हैं तो आपके शरीर में बल होने के बावजूद आप केवल कमजोर ही रहेंगे। आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा निम्न स्तर के मार्शल योद्धा आपको मार सकते हैं। संक्षेप में, आप बेकार होने से अलग नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि चूंकि आपने मार्शल योद्धाओं का यह मार्ग चुना है, इसलिए आप एक बेकार आवारा नहीं बनना चाहेंगे। अब स्कूल आपके लिए मिशन की व्यवस्था करेगा। हालांकि ये मिशन काफी खतरनाक है, इसलिए हताहत होना सामान्य बात है। हर मिशन में लोग मर रहे हैं। टोनहू ने ये कहते हुए सभी की ओर देखा। सभी को चुप देखकर उसने संतोष में सिर हिलाया। उसने आगे कहा, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि मार्शल योद्धा भी कार्यालय करियर का रास्ता चुन सकते हैं। इन मार्शल योद्धाओं को वास्तविक युद्ध में भाग लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम अलग हैं। एक बार जब आप हुआंगहाई में प्रवेश करते हैं, भले ही आप भविष्य में कार्यालय की नौकरी करना चाहते हो, तो भी आपको वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण से गुजरना होगा। हमारा स्कूल बिना किसी लड़ाई की क्षमता वाले गैर लड़ाकू मार्शल योद्धाओं को तैयार नहीं करता है। इसलिए आपको मिशन पर जाना ही होगा, चाहे आप किसी भी संकाय में हो। हालांकि स्कूल आपको यूं ही मौत के मुंह में नहीं भेज देगा। आखिरकार हम मार्शल योद्धाओं को तैयार करना चाहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप सभी में असाधारण प्रतिभा है। किसी भी मौत से हमें नुकसान होगा। आप मिशन के दौरान अपनी कक्षा में टीमें बनाएंगे। हर टीम का नेतृत्व एक प्रशिक्षक करेगा। अगर आप किसी आपात स्थिति में फंस जाते हैं तो प्रशिक्षक आपकी मदद करेगा। बेशक अगर आप अपनी सारी उम्मीदें प्रशिक्षक पर लगाएंगे तो आपके मरने की संभावना ज्यादा होगी। आखिरकार मिशन के दौरान सभी तरह की दुर्घटनाएं होंगी। प्रशिक्षक भी एक इंसान है। वह गलतियां करेगा। साथ ही प्रशिक्षक छाया में छिपा होगा, इसलिए वह आपसे कुछ दूरी पर होगा। वह आपको तुरंत नहीं बचा पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हें ये समझना चाहिए, किसी की मौत के बाद रोना धोना या शिकायत मत करना कि स्कूल ने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि सभी के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आ गया है। सभी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगी है। मुझे आपको ये भी याद दिलाना होगा कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। आपके नए छात्रकाल के समाप्त होने के बाद आपको अपने मिशन अकेले ही पूरे करने होंगे। इसलिए अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो। प्रशिक्षकों, कृपया अपने छात्रों को टीमों में विभाजित करें और मिशन की व्यवस्था पर चर्चा करें। छात्रों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के करीब आकर धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि मार्शल योद्धा बनने के कुछ समय बाद ही उन्हें मिशन पर जाना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया था कि मिशन कितने खतरनाक थे। लोग मर सकते थे। मुखिया उन्हें डराने या ऐसा कुछ करने के लिए अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इसके अलावा चूंकि वे अब मार्शल योद्धा थे, इसलिए उनके मिशन मार्शल योद्धा स्तर के मिशन होंगे। यह मार्शल शिष्यों के वास्तविक युद्ध से अलग था, जिसका उन्होंने अतीत में अनुभव किया था। कई लोग घबरा गए। कुछ लोग बेचैन भी थे।
वे थोड़े उत्साहित थे और उन्होंने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। प्रमुखों ने अपने संकाय से कुछ शब्द कहे। ऐसा लग रहा था कि वे इस मामले को बहुत महत्व दे रहे थे। बोलने के बाद वे चले गए। शांत। जब प्रमुख लोग चले गए तो प्रशिक्षक उनकी कक्षाओं के सामने आए और उन्हें डांटा। छात्र ने तुरंत अपनी चर्चा बंद कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बैटल क्लास 1, यहां आओ। वान टेन के क्लास इंस्ट्रक्टर ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। उसने छात्रों को बुलाया और उन्हें अलग अलग करना शुरू कर दिया। वान टेन, युआन जिंग, हाओ झेंगये। नवंबर, LBJNN। हो पिंगलियांग, लिनजू, जीटोंग। बैटल क्लास 1 में 32 छात्र थे। उन्हें 4 समूहों में विभाजित किया गया और 4 टीमें बनाई गईं। हे भगवान, मेरी टीम में ज्यादा महिलाएं क्यों हैं? साथ ही, ये सभी छात्राएं हैं जो हाल ही में मार्शल योद्धा बनी हैं। अगर वे मजबूत हैं तो यह चमत्कार होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेंग ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसने एक नजर में समस्या को पहचान लिया। प्रशिक्षक, मुझे पूरा संदेह है कि आप मेरे लिए चीजें कठिन बना रहे हैं। हालांकि वह इन विचारों को केवल अपने दिल में ही रख सका। उसने इन्हें जोर से नहीं कहा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हमें सभी टीमों की ताकत को संतुलित करने की आवश्यकता है। सक्षम लोगों को अधिक काम करना चाहिए। वान टेंग, कृपया अपने सहपाठियों का ख्याल रखना, लियू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वान टेंग के हाव भाव को देखा था और जानता था कि वह अपने मन में क्या सोच रहा था। वान टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। चूंकि प्रशिक्षक ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, इसलिए वह उसकी व्यवस्था से असहमत नहीं हो सकता था। इसके अलावा वे सभी सहपाठी थे। अगर वह उन्हें अस्वीकार करता तो वह दूसरों के गौरव को ठेस पहुंचाता। ये वह नहीं था जो वह चाहता था। ठीक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेन सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। ऐसा नहीं था कि वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ ज्यादा कर सकता था, इसलिए उसे होश में आना पड़ा। इसके अलावा अपनी क्षमता के साथ, भले ही उसकी टीम के सदस्य कमजोर हों, वह उनका ख्याल रख सकता था। ये सिर्फ थोड़ी परेशानी वाली बात होगी। एक टीम में इसे रोका नहीं जा सकता था। वह इसे एक अनुभव के रूप में ही लेंगे। योद्धाओं का नेतृत्व करने वाला एक पौराणिक व्यक्ति। हो पिंगलियांग ने झुककर उसे धीरे से चिढ़ाया। चले जाओ, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। वान टेंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। लियू फैंग ने अन्य छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए केवल वान टेंग को समझाया। टीमों को विभाजित करने के बाद उन्होंने कहा, हर कोई आज वापस जा सकता है और तैयारी कर सकता है। अपने हथियार, युद्ध वर्दी, गन और उपचार दवाएं जैसी आवश्यक वस्तुएं साथ लाएं। अगर आपके पास ये नहीं है, तो लॉजिस्टिक्स विभाग में जाएं और अपने स्कूल क्रेडिट का इस्तेमाल करके इन्हें बदल लें। आपका जीवन इसी पर निर्भर है। ज्यादा कंजूस मत बनो। अपना मिशन पूरा करने के बाद आप क्रेडिट वापस कमा सकते हैं। ओह, ठीक है। अगर आप वाकई इसे वहन नहीं कर सकते तो आप हथियार और युद्ध वर्दी किराए पर ले सकते हैं। हालांकि अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको पूरी कीमत चुकानी होगी। कई छात्र यह सुनकर बहुत खुश हुए कि वे सामान किराए पर ले सकते हैं। हालांकि उनके आखिरी वाक्य ने उनकी खुशी को फीका कर दिया। फिर भी यह उनके लिए एक और रास्ता था। अपनी टीम में एक नेता चुनें और मिशन के प्रकार पर चर्चा करें। यह आपका पहला मिशन है, इसलिए कुछ बहुत कठिन न चुनें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। यह इस तरह से सुरक्षित रहेगा। लियू फैंग ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, एक और बात। हेड ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन स्कूल ने आपके लिए जो मिशन आयोजित किया है, वह 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने बाद सबसे ज्यादा स्कूल क्रेडिट वाली टीम को अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। यह ज्यादा स्कूल क्रेडिट या दूसरी चीजें हो सकती हैं। यह एक तरह की प्रेरणा प्रणाली है। जब छात्रों को पता चला कि उन्हें इनाम मिलेगा तो उनकी आंखें चमक उठीं। स्कूल क्रेडिट काफी अच्छे थे। यह उनके प्रयासों को पुरस्कृत करने का सबसे सीधा तरीका था। मार्शल योद्धा बनने के बाद उनके संसाधन जल्दी खत्म होने लगते थे। उनके पास जो स्कूल क्रेडिट थे वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। यदि वे अपने स्तर को शीघ्रता से बढ़ाना चाहते थे तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि वे अधिक स्कूल क्रेडिट अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 1 सेकंड पहले उन्हें अभी भी लग रहा था कि यह मिशन बहुत खतरनाक है और वे इसे करने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनके हाव भाव दृढ़ हो गए और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का फैसला किया। आज के लिए बस इतना ही। वापस जाओ और तैयारी करो। हम कल स्टेडियम में इकट्ठा होंगे और स्कूल छोड़ देंगे।
लियू फैंग ने अपनी बात खत्म करने के बाद सबको विदा किया। बाकी कक्षाएं भी समाप्त हो गईं। जब उन्होंने अपनी टीमें बना ली तो उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें मिशन के बारे में जानकारी दी। फिर वे वापस चले गए। छात्र छोटे छोटे समूहों में स्टेडियम से बाहर निकले। सभी अस्थायी टीमें अपने मिशन के चयन और सदस्यों को किस तरह सहयोग करना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुई। कुछ टीमों ने वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एक साथ रसद भवन जाने का समय तय किया। साथ ही वे विभिन्न मिशनों के विवरण को समझ सकते थे। टीम रसद भवन में आज लॉजिस्टिक्स बिल्डिंग में बहुत चहल पहल थी, खासतौर पर ट्रांजैक्शन एरिया और मिशन हॉल में। वहां बहुत से लोग जमा थे और माहौल बहुत ही जीवंत था। आज कौन सा दिन है? इतने सारे लोग क्यों हैं? कई वरिष्ठ नागरिक लॉजिस्टिक बिल्डिंग में आकर दंग रह गए। तारीख देखिए। स्कूल को नए छात्रों के लिए मिशन आयोजित करना चाहिए। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे स्कूल में हर साल होता है। मैं समझ गया। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि यह काफी यादगार था। हाँ, उस समय हमारी कक्षा में एक सुंदर महिला थी जिसने पहले मिशन को गंभीरता से नहीं लिया। वह एक 2 स्टार सैनिक स्तर के हत्यारे द्वारा मारी गई। कितना अफसोस की बात है। कई सहपाठी उसका पीछा करना चाहते थे। NOWELLBEIN.CO ये पहला मिशन था। कई नए छात्र खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और मुश्किल मिशन चुन लेते हैं। मरना सामान्य बात है। बड़े छात्र नए छात्रों को देख रहे थे जो उत्साह से मिशन पर चर्चा कर रहे थे। कुछ भावुक हो गए जबकि अन्य ने बस अपना सिर हिला दिया। वे अपने मिशन से लौटने के बाद उनके चेहरे पर भावों का अनुमान लगा सकते थे। वांग टेन की टीम में 4 महिलाएं और 4 पुरुष थे। हालांकि लिंग समान रूप से वितरित किया गया था, लेकिन उनकी क्षमता समान नहीं थी। उनमें से कई हाल ही में मार्शल योद्धा बने थे और बल के उपयोग को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। स्वाभाविक रूप से वांग टेंग नेता बन गए। इस समय वांग टेंग उन्हें मिशन प्राप्ति क्षेत्र में ले आया था। उनमें से कुछ लोग एक मशीन के चारों ओर इकट्ठे हुए। वांग टेंग को पहले भी मिशन मिल चुका था, इसलिए उसे पूरी प्रक्रिया पता थी। उसने अपना स्टूडेंट कार्ड निकाला और मशीन पर स्वाइप किया। बीप, छात्र कार्ड। फिर उन्होंने अन्य छात्रों को समझाते हुए मिशनों को स्क्रॉल किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिशन विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए हैं। उन्हें सैन्य मिशन, पुलिस मिशन, शहर सुरक्षा ब्यूरो मिशन, जिंगबू महाद्वीप मिशन, स्कूल मिशन में विभाजित किया गया है। क्या जिंगबू महाद्वीप मिशन है? कुछ छात्र चौंक गए। क्यों? क्या आप जिंगबू महाद्वीप मिशन पर जाना चाहते हैं? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। टीम की एक महिला युआन जिंग ने उत्सुकता से कहा, मैंने सुना है कि जिंगबू महाद्वीप का दृश्य अद्भुत है। मैं वास्तव में इसे देखना चाहती हूँ। वांग टेंग ने कहा, जब आप वहां जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि सब कुछ वैसा ही है। नेता, आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे आप जिंगबू महाद्वीप गए हो? युआन जिंग ने उत्सुकता से पूछा। अन्य छात्रों ने भी वांग टेंग की ओर देखा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। जिंगबू महाद्वीप को किसी तरह के स्वप्नलोक के रूप में मत सोचो। जब आप मिशन के लिए वहां जाते हैं तो आप शायद फिर कभी वहां नहीं जाना चाहेंगे। ली वैंडोंग नामक एक पुरुष छात्र ने कहा, मैंने सुना है कि जिंगबू महाद्वीप बहुत खतरनाक है और वहां के लोग बहुत मिलनसार नहीं हैं। वे हमें नापसंद करते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि आपको इस जगह की कुछ समझ है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। मेरे पिताजी पहले भी वहां गए थे। वापस आने के बाद उन्होंने मुझे कहानियां सुनाई, ली वैंडोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या जिंगबू महाद्वीप वास्तव में ऐसा ही था? युआन जिंग और अन्य लोगों को लगा कि जिंगबू महाद्वीप के बारे में उनकी मौजूदा धारणा पलट गई है। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि वांग टेंग और ली वैंडोंग उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया कि कौन सा मिशन चुनना है। ठीक है, चलो आज इस पर चर्चा नहीं करते। देखो, अगर कोई मिशन है जो तुम करना चाहते हो, तुम मुझे बता सकते हो। वांग टेंग ने विषय को वापस खींच लिया और स्क्रीन पर मिशनों को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। जिंगबू महाद्वीप और सेना के मिशन सबसे कठिन है। पुलिस और शहर सुरक्षा ब्यूरो उनके पीछे आते हैं और स्कूल मिशन अपेक्षाकृत आसान है। अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है तो आप स्कूल मिशन चुन सकते हैं, वांग टेंग ने झमहाइली और उदासीनता से कहा। वह ऊब गया था। वह इन नए लोगों के साथ मिशन करते समय बहुत कठोर नहीं हो सकता था। वह अकेले ही मिशन करना पसंद करेगा। इस तरह वह ज्यादा स्कूल क्रेडिट कमा सकता था।
हालांकि वह जानता था कि यह स्कूल की व्यवस्था थी। कई बार ऐसा होता था कि वह खुद ही कुछ कर सकता था, जैसे कि क्लास छोड़कर दूसरे शिक्षकों के क्लास देखना। लेकिन वह इस तरह के सामूहिक आयोजनों में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था। छात्रों ने मिशनों को काफी देर तक देखा, लेकिन वे निर्णय नहीं ले सके। हाओ झेंगक सिंह नामक एक पुरुष छात्र ने कहा, नेता, आपके पास अनुभव है, आप क्यों नहीं चुनते? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? वांग टेंग ने सभी की ओर देखा। जब उसने देखा कि सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो उसे तुरंत अपने कंधे पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। नेता, आप चुन सकते हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप निश्चित रूप से हमें अन्य टीमों को हराने में सक्षम होंगे, युआन जिंग ने कहा। तुम मुझे तनाव में डाल रहे हो। वांग टेंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। चूंकि तुमने मुझे चुनने के लिए कहा है, इसलिए मैं चुनूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने छात्रों के चेहरों को देखा और मुस्कुराए। योद्धाओं का नेतृत्व करना है ना? मुझे डर नहीं है, मैं उन्हें जीत की ओर ले जाऊंगा। वांग टेंग गंभीर होने लगा। उसने स्कूल मिशन को छोड़ दिया और पुलिस और शहर सुरक्षा ब्यूरो के पन्ने खोल दिए। उसने सभी मिशनों को देखा। अचानक उसे झटका लगा। उसकी नजर पुलिस के एक मिशन पर पड़ी। मिशन विवरण: 1 महीने पहले कई विदेशी मार्शल योद्धाओं ने डोंगहाई में घुसकर लोंगहाई कॉरपोरेशन के सीईओ की हत्या कर दी थी। जब वे हार गए तो वे डोंगहाई में छिप गए और अब तक सेना से छिपे रहने में कामयाब रहे हैं। आवश्यकताएं: आपको इस मिशन को एक टीम के रूप में लेने की सलाह दी जाती है। इसमें कम से कम एक 2 स्टार सैनिक स्तर और 3 1 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा होने चाहिए। आपको जांच और ट्रैकिंग में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। पुरस्कार: 200 स्कूल क्रेडिट। वांग टेंग को याद आया कि पिछली बार जब वह अपना मिशन लेने आया था, तो उसने लोंगहाई कॉरपोरेशन के सीईओ की सबसे बड़ी बेटी की सुरक्षा के बारे में एक मिशन देखा था। ये पिछले मिशन का अनुवर्ती था। जांच और ट्रैकिंग में विशेषज्ञता। दिलचस्प! प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और एक पल के लिए सोचा। आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने अपने सामने मिशन का विवरण देखा और अवाक रह गए। यह मिशन बहुत कठिन था। नेता, क्या यह मिशन बहुत कठिन नहीं है? ली वेंडोंग ने अजीब तरीके से पूछा। वांग टेंग मुस्कुराए और पूछा, क्या आप डर गए हैं? थोड़ा सा। वे विदेशी मार्शल योद्धा हैं और उन्होंने लोंगहाई कॉरपोरेशन के सीईओ की हत्या करने की भी कोशिश की। वे सामान्य डाकू नहीं हैं, ली वेंडोंग ने खुले तौर पर स्वीकार किया। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो चलिए इस मिशन को चुनते हैं। मैं ज्यादा कुछ वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी। जहां तक 200 अंकों की बात है, तो आपको अपने प्रदर्शन के आधार पर अपना हिस्सा मिलेगा, वांग टेंग ने सीधे कहा। जब उन्होंने उसका जवाब सुना तो बाकी लोग अभी भी असमंजस में थे। फिर भी वे उसके भाषण से थोड़ा प्रभावित हुए। जितना कठिन मिशन होगा, उतनी ही तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हम वांग टेंग के साथ एक ही टीम में हैं। इससे हमें अधिक कठिनाई वाले मिशन लेने का मौका मिलता है। हमें ये लाभ आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हम शर्त क्यों नहीं लगाते? किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शर्मीली दिखने वाली युआन जिंग ये बातें कहेंगी। बाकी युवक चौंक गए और थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि युआन जिंग ने पहले ही यह कह दिया है, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। हम यह मिशन चुनेंगे। बाकी 3 महिलाएं कुछ देर तक हिचकिचाती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। अच्छा, आप बहुत निर्णायक हैं, वांग टेंग ने उनकी प्रशंसा की। यह उनके साथियों के लिए एक परीक्षा थी। यदि वे उसे अस्वीकार कर देते तो वह मिशन को चरणबद्ध तरीके से पूरा करता और बहुत कम प्रयास करता। यदि वे उस पर विश्वास करते हैं तो उन्हें उनके साथ अच्छा खेल खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। वांग टेंग ने एक टीम के रूप में मिशन को स्वीकार किया और सभी को दूसरी मंजिल पर लेनदेन क्षेत्र में ले आए। हो सकता है कि आपके स्कूल क्रेडिट पर्याप्त न हो, इसलिए आप अपने क्रेडिट को मिलाकर कुछ डैन और हीलिंग मेडिसिन खरीद सकते हैं। जहां तक हथियारों और युद्ध वर्दी की बात है, मुझे लगता है कि उन्हें किराए पर लेना उचित नहीं है। मेरे पास ज्यादा स्कूल क्रेडिट है। आप मुझसे उधार ले सकते हैं और मिशन के बाद उन्हें वापस कर सकते हैं। वांग टेंग निस्वार्थ व्यक्ति नहीं था। वह इन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके साथी म्यान से बाहर निकली तलवारों की तरह थे। वह आधी मेहनत से दुगुना नतीजा तभी दे सकता था जब वह उनकी धारें तेज कर दे।
उनके साथी बहुत खुश थे। उन्होंने विनम्र होने का दिखावा नहीं किया और अपने हथियार और युद्ध वर्दी का चयन किया। वे अपना मिशन पूरा करने के बाद वांग टेन को क्रेडिट वापस कर सकते थे। अगले दिन सुबह सुबह छात्र पूरी पोशाक में सज धज कर अपने बैग और हथियार लेकर स्टेडियम में एकत्र हुए। प्रशिक्षक पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मिशन के स्थानों पर उन्हें ले जाने के लिए उनके बगल में बसें खड़ी थीं। ये बसें स्कूल द्वारा तैयार की गई थीं। इनका इस्तेमाल बाहरी मिशनों के लिए किया जाता था। वांग टेन और उनके साथी भी स्टेडियम में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे, उनके कपड़े तो बहुत आकर्षक हैं। वांग टेन और उनके साथियों ने बेहद आकर्षक काले ट्रेंच कोट और हुडी पहन रखी थी। ट्रेंच कोट के किनारे पर आग की लपटों की तरह लाल बादलों के पैटर्न थे। ये बेहद शानदार था। प्रशिक्षकों को अपने होठों के कोनों में झटका महसूस हुआ और वे अवाक होकर उन्हें देखने लगे। वांग टेंग ने उनकी निगाहों को अनदेखा कर दिया, लेकिन युआन जिंग और अन्य लोगों को अजीब लगा। वे एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाना चाहते थे। हर कक्षा में 3 से 4 प्रशिक्षक होते थे। छात्रों के आने के बाद एक प्रशिक्षक एक टीम का नेतृत्व करता और बस में चढ़ जाता। छात्रों की टीमें एक एक करके स्कूल से निकल गईं। बसें डोंगहाई में अलग अलग जगहों पर जा रही थीं।